टाटा मोटर्स ने खुद बोल दिया है कि 2030 तक उनकी 50% गाड़ियां इलेक्ट्रिक बिकने वाली हैं और ये बात आपको ऑलरेडी पता है, इसीलिए तो टाटा मोटर्स के शेयर खरीद के बैठे हो। पर क्या आपको ये पता है कि 2030 तक हर साल ईवी सेक्टर 50% से ऑलरेडी ग्रो हो रहा है और जो कंपनीज इस ग्रोथ को कैप्चर कर पा रही हैं उनके प्रॉफिट्स भी। फॉर एग्जाम्पल यूनो मिंदा जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उन्हें पिछले 3 सालों से 57% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हर साल देखने के लिए मिल रही है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, पूरा ईवी मार्केट 50% से ग्रो हो रहा है और अगर आपने इनमें इन्वेस्ट करा तो आपके प्रॉफिट्स भी होंगे। तो कौन सी बेस्ट ईवी कंपनी से चलिए जानते हैं। पहला आता है चार्जिंग स्टेशन और इस सेक्टर के अंदर 2 कंपनीज बहुत ज्यादा काम कर रही हैं जिनका नाम है टाटा पावर और IOC। दूसरा है ईवी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और इसके अंदर 3 कंपनीज लीडिंग है। पहली कंपनी है यूनो मिंदा जिन्होंने हरियाणा में अपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑलरेडी सेटअप कर ली है। दूसरी है मदरसन सुमी जिन्हें पिछले साल ही 20,000 करोड़ रुपए का ईवी ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। तीसरी है गैब्रियल इंडिया, ये कंपनी ऑलरेडी ओला और महिंद्रा जैसी कंपनीज को ईवी कंपोनेंट सप्लाई कर रही है। तीसरा सेक्टर आता है बैटरीज का जिसमें अमर राजा बैटरीज और एक्साइड बैटरीज लीडिंग है जो इंडिया के अंदर लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब इन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये केमिकल्स प्रोवाइड करती है टाटा केमिकल और नियोजन केमिकल्स। अब ईवी गाड़ी को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसे ऑलरेडी बना रही है KPIT और टाटा एलेक्सी। तो रील को सेव कर लेना और शेयर करना उस फ्रेंड के साथ जिसने सिर्फ टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करा है। पाइपिंग इंडस्ट्री 2030 तक $10 बिलियन की होने वाली है और ये इंडस्ट्री ऑलरेडी 10% से ज्यादा की कंपाउंडेड ग्रोथ हमें दिखा रही है और यही ग्रोथ हमें पाइपिंग स्टॉक्स के प्रॉफिट और उनके स्टॉक प्राइस में भी देखने के लिए मिल रही है। फिर चाहे वो एस्ट्रल पाइप्स हो, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज हो या फिर सुप्री इंडस्ट्रीज हो, पर इन सब स्टॉक्स ने जितने रिटर्न्स देने थे ऑलरेडी दे चुके हैं। पर ये एक पेनी स्टॉक अभी नहीं भागा है पर फ्यूचर में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकता है जिसका शेयर प्राइस सिर्फ 25 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। कंपनी का फंडामेंटल्स एकदम परफेक्ट है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी रोकी है 18% का। पिछले 10 सालों के अंदर 11% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाई है और उन्हीं 10 सालों के अंदर 47% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। मतलब कंपनी पूरे एक डिकेड से हमें स्टेबल ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी के पास डेट भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है और मार्केट कैप सिर्फ 350 करोड़ की है। कंपनी ने खुद बोला है कि नेक्स्ट 3 सालों में सेल्स ऑलमोस्ट डबल होने वाली है और रिसेंटली इन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। तो शेयर का नाम बताने से पहले ये बता दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बाय सेल करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करिएगा। और शेयर का नाम है कैप्टन पाइप्स। रील को सेव कर लेना। जियो फाइनेंस इज अ स्कैम। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि जियो ने टेलीकॉम को डिस्टर्ब कर दिया तो हर एक सेक्टर को कर देंगे, उनके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, क्या रिलायंस रिटेल ने रिटेल को डिस्टर्ब किया और क्या जियो मार्ट ने ई-कॉमर्स को डिस्टर्ब किया? नहीं ना। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जियो फाइनेंस लेंडिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर को डिस्टर्ब कर देंगे? डेटा इज द न्यू ऑयल। और माना कि जियो के पास डेटा बहुत है, 45 करोड़ टेलीकॉम कस्टमर्स हैं और 18,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, पर इस डेटा के साथ आप लेंडिंग और म्यूचुअल फंड स्पेस को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो? क्योंकि डेटा तो बैंक्स के पास भी है और यहाँ तक जीरोधा के पास भी है। तो एक नॉर्मल से NBFC हो कि आप ऐसी कौन सी क्रॉस सेलिंग कर लोगे जो ये बैंक्स और जीरोधा नहीं कर पा रहे हैं? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर डिस्ट्रप्शन तो छोड़ो, फास्ट ग्रोथ भी इम्पॉसिबल है जियो के लिए। आप खुद बताओ किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करोगे? पहला जिसने 5 साल के अंदर 23% के कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं या फिर जियो में जिसकी रिटर्न हिस्ट्री ही नहीं है? और जो लोग कमेंट्स में ब्लैक रॉक का नाम चिल्लाने वाले हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन है, अगर ब्लैक रॉक की एक्सपर्टीज, AI और अलादीन इतना ही अच्छा है तो यूएस के टॉप म्यूचुअल फंड्स के अंदर उनका नाम क्यों नहीं है? और मैं कोई हेटर नहीं हूँ, मेरे पास खुद रिलायंस के शेयर्स हैं। पर जियो फाइनेंस के केस में थोड़ा रुक जाओ, एटलीस्ट कुछ रिजल्ट तो आने दो और रिटर्न्स कहीं जाते नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बजाज फाइनेंस में 10 साल बाद इन्वेस्ट करा होता IPO आने के, फिर भी आपने 8600% के रिटर्न्स बना लिए होते। तो सेव कर लेना और शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जो जियो में इन्वेस्ट करने वाला है। ये 4 स्टॉक्स आपको इतना ज्यादा डिविडेंड देंगे कि आपके मंथली एक्सपेंसेस इनके डिविडेंड से ही कवर होने वाले हैं। और नंबर 1 वाला स्टॉक तो 1 लाख रुपए का डिविडेंड देता है सिर्फ 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। नंबर 4 पे है कोल इंडिया, डिविडेंड यील्ड है 10%, यानी अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 10,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। नंबर 3 पे है हिंदुस्तान जिंक, डिविडेंड यील्ड है 24% का। मतलब अगर 1 लाख रुपए इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिए तो 24,000 रुपए का डिविडेंड हर साल आता रहेगा। नंबर 2 पे है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिविडेंड यील्ड है 12% का। मतलब 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 12,000 रुपए का डिविडेंड हर साल आएगा। और नंबर 1 पे है वेदांता और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 43%, पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा। यानी अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 43,000 रुपए का डिविडेंड और 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का डिविडेंड। पर इनके डिविडेंड देने का एक रीजन है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइए। चारों स्टॉक्स का बेस्ट एंट्री प्राइस मैंने कैप्शन के अंदर लिख दिया है, रील को सेव कर लेना ताकि भूल ना जाओ। अगर आप गोल्ड खरीदने वाले हो तो इस स्कैम से कैसे बचोगे? रिसेंटली हैदराबाद के एक ज्वेलर ने अपने कस्टमर्स को 18 कैरेट का गोल्ड बेच दिया ये बोल के कि 22 कैरेट का है और बहुत ही आसानी से अपने कस्टमर्स को 50,000 से लेकर 1 लाख तक का चूना लगा दिया। पर आप इस गोल्ड स्कैम से बच सकते हो, कैसे बताता हूँ। इंडिया के अंदर गोल्ड की प्योरिटी को वेरीफाई करने वाला एकमात्र ऐप है जिसका नाम है BIS हॉलमार्क। ये हॉलमार्क कुछ ऐसा दिखता है, इसमें सबसे पहले होता है BIS का लोगो, उसके बाद आता है गोल्ड की प्योरिटी का सिंबल जो आपको कैरेट की इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड 22 कैरेट का है और उसके बाद होता है 6 डिजिट का HUID नंबर। और अगर आपके गोल्ड के पीछे HUID नंबर नहीं है तो ज्वेलर चाहे जितना बोल ले वो गोल्ड मत लेना, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से HUID नंबर का होना गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। तो बस अब आपको BIS ऐप में जाना है, वेरीफाई HUID पे क्लिक करना है और 6 डिजिट HUID नंबर को एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर नहीं आता है तो इसी ऐप के अंदर आप कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हो। और इस रील को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनके साथ ऐसा स्कैम ना हो। इन्वेस्टर्स के लिए रेड अलर्ट आ चुका है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इन्वेस्टर्स को $150 बिलियन का लॉस हुआ था और उसी तरीके की एक और रिपोर्ट इंडिया के अंदर आने वाली है और फिर से कोई वेल नोन इंडियन कंपनी एक्सपोज होने वाली है। इंडियन ऑथराइज्ड न्यूज एजेंसी PTI के अकॉर्डिंग OCCRP हिंडनबर्ग की तरह एक रिपोर्ट पब्लिश करने वाले हैं, जिसके अंदर वो एक इंडियन फर्म को एक्सपोज करेंगे। PTI के अकॉर्डिंग OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट एक जर्नलिस्ट का ग्लोबल ग्रुप है और PTI की माने तो वो अपने फाइनल स्टेज पे हैं और बहुत ही जल्दी इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाले हैं। और सबसे बड़ी खतरे की घंटी है ये इंसान, क्योंकि OCCRP को पूरी तरीके से फंड करता है जॉर्ज सोरोस। और अगर आपको नहीं पता तो बता दो, ये वही इंसान है जिसने 1992 के अंदर एक दिन में $1 बिलियन कमाए थे बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट करके। और इंसान बहुत ज्यादा फेमस है किसी कंट्री या उसकी करेंसी को तोड़ने में। और जब इसी साल जनवरी के अंदर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो इस इंसान ने PM मोदी को बहुत ही अच्छे से टारगेट करा था। PTI के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव है इंडियन इकोनॉमी को वीक करना और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया से एग्जिट कराना। तो ये रिपोर्ट किस कंपनी के ऊपर है कमेंट्स में बताओ और शेयर करो अपने इन्वेस्टर फ्रेंड के साथ। ये 5 पेनी स्टॉक्स मल्टी बैगर बनने वाले हैं और ये मैं नहीं, इंडिया का बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोल रहा है, जिसका नाम है LIC। और LIC ने इन 5 पेनी स्टॉक्स के अंदर हेविली इन्वेस्ट करा है और नंबर 1 वाला स्टॉक तो मेरा भी फेवरेट है। नंबर 5 पे बॉम्बे वायर रोप लिमिटेड, शेयर प्राइस 25 रुपीज पे और इसके अंदर LIC की 9% की होल्डिंग है, पर कंपनी पूरी तरीके से लॉस में है। नंबर 4 पे गुजरात पेट्रोसिंथेसिस लिमिटेड, शेयर प्राइस 37 पे है और LIC का 9% स्टेक है कंपनी के अंदर। नंबर 3 पे है गोकक टेक्सटाइल्स लिमिटेड, शेयर प्राइस 35 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है और LIC के पास 4.5% का स्टेक है। नंबर 2 पे है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शेयर प्राइस है 36 रुपीज और LIC के पास 2.5% का स्टेक है। नंबर 1 पे है ईज माई ट्रिप, शेयर प्राइस 40 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है और LIC के पास 2.2% का स्टेक है। पर इन 5 में से 3 कंपनीज तो बिल्कुल कचरा है, मतलब अगर आपने इन्वेस्ट करा तो पैसा 100% डूबेगा। 2 कंपनीज ठीक है, बाय नहीं, पर रिसर्च जरूर कर सकते हो। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर ये कंपनीज इतनी खराब है तो LIC ने इन्वेस्ट क्यों करा है, अपने इन्वेस्टर्स का पैसा क्यों डुबा रही है? कमेंट्स में बताना और अगर नहीं पता तो शेयर करना जिसे पता होगा। ये 5 स्मॉल कैप कंपनीज मल्टी बैगर बनने वाली हैं और ये मेरा नहीं, एस इन्वेस्टर सौरभ मुखर्जी का कहना है, जिन्होंने रिसेंटली इन 5 स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर हेवली इन्वेस्ट करा है और उनके लिटिल जेम पोर्टफोलियो का पार्ट है। 5 कंपनीज अपने सेक्टर की मार्केट लीडर हैं और नंबर 1 वाली मेरी फेवरेट। नंबर 5 पे है GMM फॉडलर, कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर है ग्लास लाइन प्रोडक्ट्स की और 65% मार्केट शेयर को एंजॉय करती है, प्लस पिछले 5 सालों में 31% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। नंबर 4 पे एक मोनोपोली कंपनी जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स, मैन्युफैक्चरर है ओलियो केमिकल बेस्ड नीश एडिटिव्स की। कंपनी अपने बिजनेस के अंदर मोनोपोली होल्ड करती है क्योंकि इनके केमिकल्स का यूज फूड्स और कॉस्मेटिक्स के अंदर होता है, जिन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए ढेर सारे लाइसेंसेस और अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, जो किसी नई कंपनी को मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नंबर 3 पे है एल्काइल अमाइंस, कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एलिफैटिक अमाइंस की, जिनका यूज होता है फार्मा, एग्रो और पेंट इंडस्ट्री के अंदर, और ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 45% डाउन है। सेकंड पे है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैकेनिकल केबल मैन्युफैक्चरर है फॉर 2 व्हीलर्स और ये 65% मार्केट शेयर को होल्ड करती है। नंबर 1 पे है होम फर्स्ट, कंपनी इंडिया की अकेली होम लोन कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को 48 आवर्स के अंदर होम लोन प्रोसेस करके दे देती है और पिछले 5 सालों में इन्होंने 55% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई है। सेव दिस रील फॉर लेटर। ये 5 शेयर्स कभी भी नहीं गिरने वाले हैं क्योंकि इन कंपनीज ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए एक बहुत ही तगड़े एंट्री बैरियर लगा रखा है। और नंबर 1 वाला स्टॉक तो मेरा फेवरेट है। नंबर 5 पे है नेस्ले, बेबी फूड में इंडिया के अंदर एडवर्टाइजिंग बैन है और इसीलिए पिछले 100 सालों से बेबी फूड सेगमेंट में नेस्ले मार्केट लीडर है और 97% मार्केट शेयर को एंजॉय करती है और इसीलिए कोई नया प्लेयर इस सेगमेंट में नहीं आ सकता। नंबर 4 पे है एशियन पेंट्स, 1967 से लेकर आज तक ये कंपनी मार्केट लीडर है और इसका सारा क्रेडिट जाता है इनके डेटा एनालिटिक्स को, जिससे ये ट्रैक कर पाते हैं कि किस दुकान पे स्टॉक को रिफिल करना है और किस पे नहीं। नंबर 3 पे है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, इनकी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से आज गम का नाम ही फेविकोल और फेविक्विक हो गया है। और पिडिलाइट के बारे में बेस्ट बात ये है कि मान लो इनके कंपटीशन में कोई आ भी गया तो ये उन्हें एक्वायर कर लेते हैं। नंबर 2 पे है तानला, तानला के पास टेलीकॉम सेक्टर की इकलौती और अकेली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिससे इनके बिजनेस में एंट्री बैरियर बहुत ही हाई है। नंबर 1 पे है मेरा फेवरेट स्टॉक फाइन ऑर्गेनिक्स, ये कंपनी ऐसे केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है जिसका
जिसका यूज फूड और कॉस्मेटिक्स के अंदर होता है, जिसे बनाने के लिए बहुत सारे अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है और वो किसी नई कंपनी को मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर अच्छा लगा शेयर करो। क्या करें यार, कोई अच्छे फंडामेंटल्स वाला पेनी स्टॉक मिल ही नहीं रहा है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स जिनका प्राइस 10 रुपए से नीचे है। और नंबर 1 वाला स्टॉक तो मेरा फेवरेट है। नंबर 5 पे त्रिपुटी फोर्ज। कंपनी इस तरह के कार्बन स्टील फोर्ज फ्लैंक्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स को बनाती है। कंपनी का ROE और ROC दोनों 30 के ऊपर है, पर स्टॉक भी सिर्फ 8 का है। नंबर 4 पे मिष्ठान फूड लिमिटेड। कंपनी बासमती राइस की ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व है और मिष्ठान फूड बहुत ही जल्दी एक एथेनॉल प्लांट को सेटअप करने वाले हैं, जिनसे इनके 3500 करोड़ का रेवेन्यू पर ईयर आने वाला है। नंबर 3 पे है बेस्ट मेटल पेनी स्टॉक्स, जिसका नाम है राजनंदिनी मेटल लिमिटेड। कंपनी इस तरह के कॉपर वायर्स और कॉपर केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और बहुत जल्दी ये होम अप्लायंसेस मार्केट के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। नंबर 2 पे है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ये एक इंफ्रा कंपनी है जिसका ROE और ROC दोनों 20% के ऊपर है, प्लस पिछले 12 महीनों के अंदर 350% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिखाई है। नंबर 1 पे मेरा फेवरेट स्टॉक जिसका नाम है अलंकित। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। इन कंपनीज का डिटेल एनालिसिस मैंने पिन कमेंट के अंदर कर रखा है। यू कैन बिकम अ स्टार्टअप फाउंडर इन जस्ट 60 मिनट्स। बस आपको इन 6 AI टूल्स का यूज करना है। सारे AI टूल्स फ्री हैं और रील को सेव कर लेना ताकि आप इनके नाम ना भूल जाओ। अगर बिजनेस आइडिया पे नहीं है तो यू कैन यूज writer.me, जहाँ पे आपको बिजनेस आइडियाज मिल जाएंगे। और उसके बाद अपने बिजनेस आइडिया पे फीडबैक्स लेने के लिए आपको यूज करना है validator.ai.com। और वैलिडेशन मिलने के बाद आपको अपने बिजनेस का नामकरण करना है, जिसके लिए यू कैन यूज nameflix.com। अब इसके बाद आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोगो की जरूरत पड़ेगी, जो आपको बना के देगा luca.com फॉर फ्री। और बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वेबसाइट, जो आपको durable.co 30 सेकंड्स के अंदर क्रिएट करके देगा। और अगर आपको अपनी वेबसाइट पे वीडियो कंटेंट शूट करना है तो यू कैन यूज jasper.ai। और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए AI से वीडियो बनवानी है तो उसमें आपको हेल्प करेगा synthesia.io। इसके बाद अगर कोई इंसान आपको हेल्प कर सकता है सो दैट इज मी। फॉलो फॉर मोर कंटेंट। आखिर इस इंसान को अनुपम मित्तल ने सैल्यूट क्यों किया? यार आपको मिलके मजा आ गया, एक सल्यूट करता हूँ यार। स्टार्टअप का नाम था ARR कोड, जो इको फ्रेंडली मार्बल्स बनाती हैं। पर इस स्टार्टअप में एक बहुत बड़ा स्कैम था। स्कैम ये था कि इन मार्बल्स को बनाने का आइडिया, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग एक ही इंसान करता था, जिसका नाम था इकबाल। और इकबाल के इस आइडिया को बड़ा करने में हेल्प कर रहे थे ये दोनों, मतलब आइडिया इकबाल का और एग्जीक्यूशन इनका। पर शार्क्स को ये बात बहुत बुरी लगी कि इकबाल के पास 0% इक्विटी क्यों है। 100% शेयर होल्डिंग आपकी, 100% शेयर होल्डिंग में। लेकिन ये सब काम तो मतलब सोच और आइडिया और जो भी इनोवेशन है ये सब तो इकबाल का है, तो उसको इक्विटी क्यों नहीं? सर हम जो भी करते हैं मिलके करते हैं। नहीं, आपने मिलके बिल्कुल नहीं करा। एंड में सारे शार्क्स आउट हो जाते हैं, पर अनुपम मित्तल 50 लाख का ऑफर देते हैं फॉर 10% इक्विटी। पर उनकी एक कंडीशन होती है कि इकबाल को बिजनेस के अंदर इक्विटी मिलेगी। आखिर में ये डील कंप्लीट होती है और इकबाल को मिलती है 30% इक्विटी। अच्छा लगा शेयर करो। अरशद वारसी और उनकी वाइफ को सेबी ने हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है, क्योंकि ये दोनों स्टॉक को पंप और डंप करते हुए पकड़े गए हैं। पब्लिक हंसेगा हम लोग पे भाई, अपना रेपुटेशन तो एकदम फिनिश हो गया। तो आखिर हमारे सर्किट ने ऐसा क्या कर दिया? जुलाई 2022 में साधना ब्रॉडकास्ट का शेयर 1 रुपए में ट्रेड कर रहा होता है, पर तभी इन 4 यूट्यूब चैनल से अचानक से बहुत सारी वीडियो साधना ब्रॉडकास्ट के बारे में आने लगती हैं। इन सारी वीडियोस में 2 बहुत बड़े झूठ कॉमन थे। पहला कि साधना ब्रॉडकास्ट को अडानी खरीदने वाले हैं और ऐसा करते ही NDTV की तरह इसका शेयर भी बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। और दूसरा झूठ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इन वीडियोस के हिसाब से कंपनी अब टीवी सीरियल्स नहीं बल्कि हॉलीवुड की मूवीज बनाएगी, क्योंकि इन्हें अमेरिकन इन्वेस्टर से 1100 करोड़ रुपए मिले हैं। इन वीडियोस के ऊपर एड्स के थ्रू मिलियंस ऑफ व्यूज लाए जाते हैं और ये फेक न्यूज सुनते ही सारे रिटेलर्स इस शेयर को खरीदने के लिए भागते हैं और शेयर प्राइस 1 रुपए से 33 रुपए पे आ जाता है। फिर क्या, कंपनी के प्रमोटर्स, इन सारे यूट्यूब चैनल का ओनर मनीष मिश्रा, अरशद वारसी और उनकी वाइफ सारे अपने शेयर्स बेच देते हैं और ये शेयर 90% डाउन है, जिसपे रोज लोअर सर्किट लगते हैं। अच्छा लगा शेयर करो। एयर इंडिया ने 470 प्लेन्स का ऑर्डर दिया है, जो इंडिगो के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। एंड 3 थिंग्स टू नो अबाउट इट। सबसे बड़ी बात ये फर्म ऑर्डर है। फर्म ऑर्डर ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिन्हें कभी भी अमेंड, कैंसिल या रिवोक नहीं करा जा सकता। यानी एयर इंडिया के पास 470 प्लेन्स आने वाले हैं, ये बात कंफर्म है। इन ऑर्डर्स में 210 एयरबस A320 है, 190 बोइंग 737 मैक्स, 40 एयरबस 350, 20 बोइंग 787 और 10 बोइंग 777-9 भी है। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेन ऑर्डर है, जिसे ऋषि सुनाक और जो बाइडेन ने काफी अप्रिशिएट करा है। यूएस के अंदर फिलहाल रिसेशन का माहौल चल रहा है और ये ऑर्डर काफी ज्यादा हेल्प करेगा अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए, क्योंकि इससे 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। इस 470 प्लेन्स के ऑर्डर में से 400 नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसका यूज एयर इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए करने वाला है। इस ऑर्डर के कंप्लीट होते ही इंडिगो की मोनोपोली खत्म होने वाली है, क्योंकि इंडिगो के पास फिलहाल 300 एयरक्राफ्ट्स ही हैं और ऑर्डर कंप्लीशन होने के बाद एयर इंडिया के पास होंगे 600 एयरक्राफ्ट्स, ऑलमोस्ट डबल। अच्छा लगा शेयर करो।